Welcome to Gurukul Agri. Welcome to the biology class. I hope you remember our last lecture. What we have discussed about the cell, and we discussed the basics related to the cell biology. So first topic जो हमने पढ़ा cell के बारे में डिस्कस किया था, और आज हमने जहाँ पर वो टॉपिक हमने अपना फिनिश किया था वहीं से आगे आज पढ़ने जा रहे हैं. तो अगर आपको याद हो, हमने सेल की जो थी बेसिक डेफिनेशन भी हम डिस्कस कर चुके हैं. तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में टाइप करके बता सकते हो कि सेल की बेसिक डेफिनेशन हमने क्या डिस्कस की थी. आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी टाइप करके बता सकते हो कि सेल की जो थी डेफिनेशन हमने क्या डिस्कस की थी. दैट सेल इज डिफाइंड एज द structural, functional and basic unit of life. यही डेफिनेशन डिस्कस की थी हमने. ठीक है, और मैंने आपको इन तीनों वर्ड्स का मीनिंग भी अच्छे से बताया था कि अगर हम, क्योंकि साइंस में क्या होता है, एवरी टाइम देयर इज अ लॉजिक बिहाइंड ईच एंड एवरीथिंग. सो स्ट्रक्चरल का मीनिंग हम बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, हम फंक्शनल का मीनिंग बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, और बेसिक का भी मीनिंग हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं. तो थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज करा रही हूँ ताकि आपका मतलब जो वो कंसेप्ट है वो फिर से क्लियर हो जाए. स्ट्रक्चरल क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो सेल्स होंगे वो क्या बनाएंगे? टिश्यूज. एंड टिश्यू फर्दर क्या बनाएंगे? ऑर्गन्स. ऑर्गन्स फर्दर मिलके क्या बनाएंगे? ऑर्गन सिस्टम. देन फाइनली इट विल बी मेकिंग अप द ऑर्गेनिज्म, एंड दैट ऑर्गेनिज्म इज एबल टू डू ऑल द लाइफ प्रोसेसेस. सो जितनी भी लाइफ प्रोसेसेस होंगी तो सेल से स्टार्ट हुआ, क्योंकि सेल से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग. तो सेल जो है इस तरह से स्ट्रक्चर यूनिट भी है, और साथ में फाइनली जब बॉडी जो होगी वो बहुत सारी हमारी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस करेगी, तो इसीलिए हमने उसको फंक्शनल यूनिट भी बोल दिया. आई होप इतना आपको याद है. तो अब आगे जो टॉपिक हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं, जो स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज द टाइप्स ऑफ सेल. ठीक है, उस दिन मैंने आपसे ये प्रोकैरियोटिक वर्ड काफ़ी बार, आपने अगर आपको याद हो, मैंने काफ़ी बार ये वर्ड यूज़ किया, मैंने यूकैरियोटिक काफ़ी बार यूज़ किया. तो प्रोकैरियोटिक बड़ी ही सिंपल ऑर्गेनाइज होती हैं, सिंपल सेल रहेंगे. ये वो सेल रहेंगे जिनको कि हम यूनिसेलुलर बोल सकते हैं. ठीक है, इनको सिंगल सेल, एक ही सेल होगा, एंड दैट सेल इज कैपेबल इनफ टू परफॉर्म all the metabolic activities related to the particular organism. In comparison, if we talk about the eukaryotic one, they will be always considered as multicellular. ठीक है, मल्टीसेलुलर, मल्टी मीन्स बहुत सारे, सेलुलर मीन्स सेल. जब बहुत सारे सेल्स आ गए तो ऑब्वियसली दे विल बी वर्किंग इन दी कॉम्बिनेशन. जब कॉम्बिनेशन में वर्क करेंगे डेफिनेटली सिंक भी रहेगी. ठीक है, एंड देन फाइनली जो होंगी सारी एक्टिविटीज़ होंगी बॉडी की. अब एक्टिविटीज़ की बात करें, मैं फिर से आपको यहाँ पे याद कराना चाहती हूँ कि वो कौन सी एक्टिविटीज़ होंगी. वो एक्टिविटीज़ होंगी जो भी रेस्पिरेशन से रिलेटेड होगी, या आप कुछ भी आप एक्टिविटीज़ की बात कर सकते हो. मेटाबॉलिज्म की बात करें, ठीक है, ग्रोथ की बात करें, या फिर हम किसी भी चीज़ की कोई भी जो हमारी एक्टिविटी है, डाइजेशन है, ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है, तो वो सारी एक्टिविटीज़ जो होंगी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, जैसे कि हम खुद को कंसीडर कर सकते हैं, ह्यूमन बींग्स मल्टी सेलुलर की कैटेगरी में आ जाते हैं. तो सारे जो हमारे सेल होंगे वो सिंक में काम करेंगे, और हमारी जो बॉडी होगी दैट विल बी एबल टू परफॉर्म ऑल दी लाइफ प्रोसेसेस. ठीक है, अब थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे सेल थ्योरी के बारे में बताना चाहती हूँ. आई थिंक ये वर्ड आपके लिए नया नहीं है. मुझे बताओ, आपने सेल थ्योरी आज से पहले सुना है? आपने सेल थ्योरी, have you ever heard this particular term before, cell theory?
आपने आज से पहले ये टर्म सुनी है? मुझे आप कमेंट सेक्शन में टाइप करके बता सकते हैं, सो आई गेट टू नो आप इस वर्ड से कितना फेमिलियर हो. बिकॉज वेन एवर वी डिस्कस द बेसिक कंसेप्ट रिलेटेड टू सेल बायोलॉजी, वेन एवर वी डिस्कस द बेसिक कंसेप्ट रिलेटेड टू सेल, डेफिनेटली हमें सेल थ्योरी पढ़नी ही पड़ती है. मैं आपको स्क्रीन पे अब 2 साइंटिस्ट्स का नाम लिख के बता रही हूँ, तो आप मुझे बताएंगे कि आपने उन साइंटिस्ट्स का नाम पहले सुना है. शील्डन एंड शिजवान. स्केल्डियन भी बोलते हैं कई लोग इसको, ठीक है, स्केचुअन भी बोलते हैं. तो ये जो साइंटिस्ट हैं, इन दोनों का नाम सेल थ्योरी से डायरेक्टली एसोसिएट होता है जब भी हम सेल बायोलॉजी पढ़ते हैं. सो दैट इज इन 1866 देयर वर 2 साइंटिस्ट्स. The name of first scientist was Sheldon and the another one was the Sijuan, जिन्होंने सेल थ्योरी के कंसेप्ट को क्लियर किया. तो इनके अकॉर्डिंग जो इन्होंने थ्योरी जो थी फॉर्मुलेट की, उसको हमने सेल थ्योरी बोल दी. और अगर मैं और डिटेल में बात करूं, जो शेल्डन थे, ही वॉज एक्चुअली बॉटनिस्ट एंड शिजवान वॉज एक्चुअली zoologist. ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं स्टार मार्क कर रही हूँ, ये इंपॉर्टेंट है. कई बार आपको एग्जाम में एक क्वेश्चन देखने को मिल जाता है कि जो सेल थ्योरी के कंसेप्ट थे, वो जो 2 साइंटिस्ट थे, तो जो शील्डन थे वो एक्चुअली में बॉटनिस्ट थे और जो शिजवान थे वो एक्चुअली में जोलॉजिस्ट थे. तो इन दोनों ने जब सेल थ्योरी कॉइन की, तो इन्होंने सेल थ्योरी के क्या कंसेप्ट दिए? इन्होंने कंसेप्ट दिए कि यस, डेफिनेटली सेल इज द स्ट्रक्चरल, functional and basic unit of living organism. Each and every organism is composed of cell, and definitely cells are going to inherit from parent generation to the another generation. So these are the 3 main statements were included in the cell theory. I hope ये आपको इतना clear हो गया. तो अभी हम बात कर रहे थे types of cell की, ठीक है, बात हम कर रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सेल की. तो नंबर 1 इज द प्रोकैरियोटिक एंड नंबर 2 इज द यूकैरियोटिक. ठीक है, तो अब इसके कंसेप्ट को थोड़ा सा और जानने की कोशिश करते हैं. ओके, सो दिस इज अबाउट द प्रोकैरियोटिक सेल्स. ठीक है, बड़ी कॉमन एग्जांपल्स इसमें आ जाती हैं. हमेशा हमारे जब भी हम प्रोकैरियोट्स की बात करते हैं तो माइंड में सबसे पहली एग्जांपल आ जाती है बैक्टीरिया की. ठीक है, उसके बाद बड़ी कॉमन हमारे पास एग्जांपल आती है ब्लू ग्रीन एल्गी. ठीक है, साइनोबैक्टीरिया भी हम इसको बोल सकते हैं. एंड द थर्ड वन इज द माइकोप्लाज्मा. ठीक है, एंड अनदर इज द PPLO, pleuropneumonia like organism. This is the one of the basic, the example whenever we discuss about the prokaryotic cell. अब देखो, प्रोकैरियोटिक सेल की जब हम डिटेल की बात करते हैं, जब हम डिस्कस करते हैं प्रोकैरियोट सेल को, तो सबसे पहले हम हमेशा बेसिक्स से स्टार्ट कर रहे हैं. तो प्रोकैरियोट्स, दे डू नॉट हैव द स्ट्रक्चर्स सराउंडेड बाय मेम्ब्रेन्स. बड़े ही सिंपल तरह के ये जो है प्रोकैरियोट सेल होते हैं, क्योंकि ये मतलब प्रोकैरियोट्स, अब हमने उस दिन एक सेल की बेसिक कॉम्पोजिशन भी पढ़ी थी, अगर आपको याद हो. हमने 3 चीज़ें डिस्कस की थी. नंबर 1 इज द सेलुलर मेम्ब्रेन, नंबर 2 इज द जेनेटिक मटेरियल, एंड नंबर 3 व्हाट? नंबर 3 क्या था? मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. नंबर 1 था सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, नंबर 2 था जेनेटिक मटेरियल, एंड नंबर 3 वाज द साइटोप्लाज्म. याद है आपको? लास्ट क्लास में हमने डिस्कस कर चुके हैं और मैंने आपको बड़ी ही एक बेसिक डायग्राम से ये चीज़ आपको समझाने की कोशिश की थी. तो आज जहाँ हम बात कर रहे हैं प्रोकैरियोटिक सेल की, तो डेफिनेटली प्रोकैरियोटिक सेल में एक मेम्ब्रेन सेल वॉल रहेगी, जेनेटिक मटेरियल भी कुछ ना कुछ होगा और साइटोप्लाज्म भी होगा. साइटोप्लाज्म एक ऐसा फ्लूइड लाइक सब्सटेंस होता है जो सेल के अंदर होता है. अब ये क्या बोल रहे हैं? पहला पॉइंट है, जब भी हम प्रोकैरियोट सेल की बात करते हैं, दे डू नॉट हैव
structures surrounded by membranes means they always lack means absent होती हैं, ये बात याद रखिएगा, lack means absent होती हैं, present नहीं होगी, lack membrane bound organelles। अब वो कौन कौन सी ऑर्गेनालिज होती हैं अभी मैं आपको ओवरव्यू के तौर पे नाम बता देती हूँ, बट डिटेल हम जरूर डिस्कस करेंगे, ठीक है। फ्यू इंटरनल स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट, ऑब्वियसली मैंने आपको उस दिन भी बताया था राइबोसोम्स प्रेजेंट हो सकते हैं प्रोकैरियोट्स में, ठीक है। तो फ्यू इंटरनल स्ट्रक्चर्स उसमें प्रेजेंट होंगे। वन सेल्ड ऑर्गेनिज्म, कॉमन एग्जांपल क्या आ जाती है, बैक्टीरिया की, ये मैं आपको यहाँ पे डिस्कस कर ही चुकी हूँ कि बैक्टीरिया रहेगा, ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी रहेगी जिसको साइनोबैक्टीरिया भी हम बोल देते हैं, समहाउ माइकोप्लाज्मा एंड PPLO प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। अच्छा, अब हम अगर बात करें प्रोकैरियोट्स के, ये तो फीचर्स की बात हम कर रहे हैं ना, तो फीचर्स में हम कुछ और भी डिस्कस कर सकते हैं, जैसे कि इनका साइज क्या रहता है, साइज रहता है 1 to 10 माइक्रोमीटर। ये एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, जब भी हम प्रोकैरियोट्स की बात करेंगे तो साइज कितना रहता है 1 to 10 माइक्रोमीटर, ठीक है। और साथ में जो होगी एनवेल्प, जो सेल के बाहर एक एनवेल्प रहेगी जिसको कि हम सेल वॉल बोलते हैं, जो कि आपको इस डायग्राम में भी दिख रही है, सेल वॉल इज ऑलवेज कंपोज्ड ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन, ठीक है, या हाँ पेप्टाइडोग्लाइकन आप इसको बोल सकते हो कि जो सेल वॉल रहेगी उसकी कॉम्पोजिशन क्या रहेगी, पेप्टाइडोग्लाइकन। ये पॉइंट हमने डिस्कस कर ही लिया कि इसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनालिज नहीं होती। अभी हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, बेसिकली हम डिस्कस कर रहे हैं प्रोकैरियोटिक सेल के फीचर्स के बारे में, प्रोकैरियोटिक सेल के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर एक आपसे ये पॉइंट शेयर करूँ, ठीक है, कि रिप्रोडक्शन का मोड कैसा रहेगा, देन व्हाट विल यू आंसर मी, ठीक है, रिप्रोडक्शन का मोड कैसे रहेगा, क्योंकि हम कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर की बात कर रहे हैं तो रिप्रोडक्शन भी तो होगी ना। हमने क्या डिस्कस किया था कि हमेशा पेरेंट जनरेशन से आगे डिवीजन जो सेल होंगे वो पास होगा, ठीक है। तो अब रिप्रोडक्शन की बात करें तो बैक्टीरिया वन सेल ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी में आता है, सिंगल सेलुलर की कैटेगरी में आता है, तो रिप्रोडक्शन विल ऑलवेज बाय बाइनरी फिजन। आई होप आपने अपनी प्रीवियस क्लास में ये थोड़ा सा कंसेप्ट कहीं जरूर पढ़ा होगा, बाइनरी फिजन, ठीक है। अच्छा, अभी हमने जब साइज की बात की थी तो हमने प्रोकैरियोट्स के बेसिक साइज आपको मैंने क्या बताया, 1 to 10 माइक्रोमीटर। पर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक बड़ा अच्छा आपको मैं पॉइंट और बता रही हूँ, PPLO प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म is always considered as the smallest cell prokaryotes, और साइज कितना रहता है इसका 0.1 माइक्रोमीटर। प्लीज इसको आप नोट डाउन कर ले, मैं फिर से इसको एक स्टार मार्क कर रही हूँ। जो चीज़ जो इम्पॉर्टेंट रहेगा एग्जामिनेशन व्यू पॉइंट से आप उसको प्लीज़ ज़रा ध्यान से देखना, मैं हमेशा उसको जो है स्टार मार्क कर दूंगी आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, ताकि वो हमेशा आपको फ्यूचर के लिए भी याद रहेगा। तो अभी देखो हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, जितने भी प्रोकैरियोट सेल हैं उनके हमने फीचर्स को हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अगर अब मैं बात करूं बैक्टीरिया हम डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि सिंपलेस्ट यूनिसेलुलर की और एग्जांपल में आ जाता है ना बैक्टीरिया। तो अगर मैं शेप्स की बात करूं, डू यू नो अबाउट द शेप्स ऑफ बैक्टीरिया? अगर मैं शेप्स की बात करूं, कोई आइडिया है आपको? मुझे कमेंट सेक्शन में आप टाइप करके बता सकते हैं। ओके, सो अगर हम शेप्स की बात करते हैं, बड़ी कॉमन शेप आ जाती है रॉड शेप, ठीक है। अच्छा, दही खाते हो लंच में, ब्रेकफास्ट में, डिनर में? अच्छा लगता है रायता खाना सबको? सबकी फेवरेट है दही? कमेंट सेक्शन में आप मुझे टाइप करके बता सकते हो। दही खाते हो? कर्ड, तो कर्ड में बैक्टीरिया होते हैं? आप मुझे कमेंट सेक्शन में टाइप करके बता सकते हो कौन सा बैक्टीरिया होता है कर्ड में।
आप मुझे कमेंट सेक्शन में टाइप, ओके दैट्स सो ग्रेट अनुज एंड यस अनुज चौरसिया, यस आपका आंसर बिल्कुल सही है। वीपी आसमा, यस। लैक्टोबैसिलस की बात करते हैं तो वो एक कॉमन जो है रॉड शेप बैक्टीरिया की कैटेगरी में आप उसको रख सकते हो। कई स्टूडेंट्स ने कमेंट सेक्शन में आंसर भी किया है कि स्पाइरल या फिर राउंड शेप भी रहती है, बिल्कुल स्फेरिकल शेप, ठीक है। देन कोकाई एंड कॉमा, सेंटेंस खत्म होता है तो कॉमा लगाते हैं, तो इस तरह से जो रहेगी शेप रहेगी कॉमा। कोकाई क्लस्टर्स में आप इसको बोल सकते हो, स्फेरिकल, ठीक है, और रॉड शेप, ठीक है, रॉड शेप बैक्टीरिया। तो ये रही बैक्टीरिया की जो हमने शेप्स डिस्कस की, ठीक है। अब हम इस जो हम आपको स्क्रीन पे जो डायग्राम दिख रही है, अब ये वाली डायग्राम को डिस्कस करते हैं। ये एक प्रोकैरियोटिक सेल की जो है डायग्राम आपको भी स्क्रीन पे विजिबल है, ठीक है। सेल वॉल के बारे में हमने डिस्कस किया, पेप्टिडोग्लाइकन की बनी हुई है, सेल मेम्ब्रेन है, बाहर में एक आउटर कवरिंग आपको ये दिखाई दे रही है, दैट इज दी कैप्सूल, ठीक है, ये कैप्सूल है। दीज आर दी, ये जो हेयर लाइक जो आपको स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं जो बाहर की तरफ प्रोजेक्ट हो रहे हैं, दीज आर नोन एज फ्लैजिला। फ्लैजिला किस पर्पस के लिए, अच्छा ओके, मैं आपको कल के लिए एक होमवर्क दे रही हूँ, आपको मैं 3 टर्म्स जो है बोर्ड पे लिख के दूंगी, तो कल की क्लास में आप मुझे उन तीनों टर्म्स का डिफरेंस बताएंगे, ठीक है। नंबर 1 इज द फ्लैजिला, ठीक है, नंबर 2 पिलाई, एंड नंबर 3 इज दी सीलिया, ठीक है। आई एम रिपीटिंग इट अगेन, आपको मैंने 3 टर्म्स जो है बोर्ड पे लिख के दी हैं, ठीक है। नंबर 1 इज द फ्लैजिला, नंबर 2 इज द पिलाई, एंड नंबर 3 इज द सीलिया। तो आप मुझे कल इन तीनों का जो रहेगा आप मुझे डिटेल बताएंगे कि इन तीनों के बीच में डिफरेंस क्या है, ठीक है। न्यूक्लियोइड, ऑब्वियसली हमने जब प्रोकैरियोटिक सेल के कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स को डिस्कस किया तो मैंने वर्ड यूज किया था जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, तो वो जो जेनेटिक मटेरियल होगा ये आपको सेंटर ऑफ द सेल में दिख रहा है, ये आसपास जितना भी सारा ये जो फ्लूइड लाइक मटेरियल है दैट इज नोन एज साइटोप्लाज्म। ये वर्ड मैंने यूज किया फिर से, साइटोप्लाज्म, ठीक है। राइबोसोम्स के बारे में मैंने बात की थी कि राइबोसोम्स प्रोकैरियोट सेल में प्रेजेंट होंगे, तो ये जो आपको टाइनी डॉट लाइक स्ट्रक्चर इस फोटोग्राफ में दिख रहे हैं, दीज आर दी राइबोसोम्स। अगर अब मैं बात करूं राइबोसोम्स तो इसके भी फर्दर हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं कि प्रोकैरियोट्स में कौन से राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं और यूकैरियोट्स में कौन से राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। तो दैट वी विल बी डिस्कसिंग इन अवर लेटर ऑन क्लासेस, जो हमारी फर्दर क्लासेस रहेंगी तब हम डिटेल में ईच एंड एवरी ऑर्गेनाली के बारे में डिस्कस करेंगे, तो तब हम राइबोसोम्स के कंसेप्ट को देखेंगे। अच्छा, बात कर रहे हैं न्यूक्लियोइड की, डीएनए जेनेटिक मटेरियल है ये सेल का, ठीक है। अब यहाँ पर एक पॉइंट समझो, हमने क्या बोला कि जो प्रोकैरियोट सेल्स होते हैं सिंपलेस्ट है, ठीक है, दे लैक न्यूक्लियस, आर यू अग्री विद दिस पॉइंट कि जो प्रोकैरियोट सेल होते हैं दे लैक न्यूक्लियस, आर यू अग्री विद दिस पॉइंट? यू कैन टाइप इन द कमेंट सेक्शन कि जो प्रोकैरियोट सेल होते हैं दे लैक न्यूक्लियस, डेफिनेटली यस, लैक माने एब्सेंट होगा न्यूक्लियस, तो जब न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है बट जेनेटिक मटेरियल तो होगा, ठीक है, तो उस जेनेटिक मटेरियल को हम न्यूक्लियोइड बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं उस जेनेटिक मटेरियल को? मैंने शॉर्ट फॉर्म में जीएम लिख दिया, जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियोइड, ठीक है। अच्छा, एक और बात मैं आपको यहाँ पे एक लिख के दे रही हूँ, ये भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, हिस्टोन प्रोटीन, ये टर्म आपने सुनी है, हिस्टोन प्रोटीन्स, आर यू फैमिलियर विद दिस टर्म हिस्टोन प्रोटीन्स? आपने आज से पहले ये टर्म सुनी है हिस्टोन प्रोटीन्स? तो हिस्टोन प्रोटीन्स भी एब्सेंट रहेंगे
हिस्टोन प्रोटीन्स भी एब्सेंट रहेंगे। जो डीएनए को, जो न्यूक्लियोइड को रैप करते हैं, दे आर नोन एज हिस्टोन प्रोटीन, और वो भी एब्सेंट रहेंगे। ओके, अब एक क्वेश्चन आपको मैं अभी मतलब आप मुझे बताओ कि क्विक क्वेश्चन का आप मुझे रिस्पॉन्ड करोगे, डीएनए के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? आप मुझे कमेंट सेक्शन में टाइप करके बता सकते हो, डीएनए के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? दैट्स अ वेरी बेसिक क्वेश्चन। कौन सा चार्ज होता है डीएनए के ऊपर? आप मुझे कमेंट सेक्शन में टाइप करके बता सकते हो। बड़ा बेसिक है, क्विक। किसी ने टाइप किया है आजमा पॉजिटिव। ओके, एनी अदर स्टूडेंट? बड़ा इजी क्वेश्चन है यार ये। डीएनए के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव। अनुज चौरसिया ने भी पॉजिटिव टाइप किया। और कोई रैंडम गेस कोई करना चाहता है, डीएनए के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? ओके, नाउ देयर इज अ ट्विस्ट इन द स्टोरी। डीएनए के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, नॉट पॉजिटिव। थिंक, यू हैव टू रीथिंक। डीएनए के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। क्यों होता है नेगेटिव चार्ज? बेसिक मैं आपको क्लियर करती हूं अभी। डीएनए के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। क्यों है डीएनए के ऊपर नेगेटिव चार्ज? आई एम एक्सप्लेनिंग दैट। अब इसको ध्यान से सुनो, बिकॉज दैट इज इंपॉर्टेंट। डीएनए, अच्छा, अब क्वेश्चन के आंसर में से क्वेश्चन, आपने बोला पॉजिटिव चार्ज, मैंने आपको क्या बताया? डीएनए के ऊपर तो नेगेटिव चार्ज होता है, तो कोई तो बेसिक होगा। What I have told you in the beginning of this class, there is always a logic behind each and every statement. Now you have to understand that logic. डीएनए की कंपोजिशन क्या होती है? किसको पता है? सबको पता है डीएनए क्या है भाई? जेनेटिक मटेरियल है, हेरिडिटी से, पेरेंट से पास हो गया, मेरे मम्मा पापा से मुझ में आ गया, फर्दर आगे जनरेशन में पास ऑन होता जाएगा। तो डीएनए क्या है? जेनेटिक मटेरियल है। दैट्स परफेक्टली फाइन, बट डू यू नो कि कॉम्पोजिशन क्या है डीएनए की? क्या कॉम्पोजिशन होती है डीएनए की? न्यूक्लियोटाइड्स हैं इसमें, नाइट्रोजनस बेसिस, ठीक है। अब नाइट्रोजनस बेसिस की भी आगे टाइप्स होती है भाई, प्यूरिन्स भी हो सकती है एंड पायरिमिडिन भी हो सकती है, ठीक है। प्यूरिन्स भी हो सकती हैं और पायरिमिडिन भी हो सकती है। ओके, अगर मैं और डिटेल में चली जाऊं तो इसमें जो है ATCG, आपने ये जरूर सुना होगा। A stands for adenine, T stands for thymine, C stands for cytosine and G stands for guanine। तो पहली अगर मैं बात करूं कंपोजिशन ऑफ डीएनए की, नाइट्रोजनस बेसिस प्रेजेंट होते हैं। नंबर 2 पॉइंट, शुगर होगी इसमें। डीएनए का स्ट्रक्चर डिस्कस कर रहे हैं हम, बात कर रहे थे हम सेल की, पर क्वेश्चन के आंसर में से क्वेश्चन, ठीक है। शुगर की बात करें, शुगर होगी। अब कौन सी शुगर होगी? वो डीऑक्सीराइबोज। अगेन शुगर की भी 2 टाइप होती है। आरएनए की बात करें तो उसमें राइबोज शुगर होती है, ठीक है। और अगर डीएनए की बात करें तो उसमें डीऑक्सीराइबोज शुगर होती है। इसको भी मैं स्टार मार्क कर रही हूँ। ये आपको चीजें, ये बेसिक चीजें हैं बेटा, ये आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि जब भी आप अपने सेल से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करोगे तो आपको ये छोटे छोटे जो चीजें रहेंगी, आपको ये चीजें जरूर पता होनी चाहिए, ठीक है। तो शुगर जो रहेगी डीऑक्सीराइबोज शुगर होगी। तीसरा, फॉस्फेट की बैकबोन रहेगी, फॉस्फेट की बैकबोन रहेगी, ठीक है। डीएनए की बात करें, अब फॉस्फेट ग्रुप, केमिस्ट्री तो सबको अच्छी लगती होगी, ठीक है। फॉस्फेट ग्रुप क्या स्ट्रक्चर है, क्या फॉर्मूला है? PO4 3 नेगेटिव, फॉस्फेट। अब डीएनए की बैकबोन फॉस्फेट है भाई, तो डीएनए के ऊपर तो नेगेटिव चार्ज ही होगा ना, पॉजिटिव चार्ज कैसे आ जाएगा? ये बताओ। अब ये कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ? बात हम कर रहे थे सेल की, बात हम कर रहे हैं जेनेटिक मटेरियल की,
बात कर रहे हैं डीएनए की, बात कर रहे हैं डीएनए के ऊपर प्रेजेंट चार्ज की। आप लोगों ने मुझे आंसर दिया पॉजिटिव, बट मैंने आपको पूरा लॉजिक क्लियर किया है कि नहीं, डीएनए के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो क्यों है। चाहे हमने साइड बाय साइड मैंने आपको डीएनए का पूरा स्ट्रक्चर रिवाइज कराया है, ठीक है। तो ये बेसिक से बेसिक, जहां एक बात आप ध्यान रखना, जहां मैंने स्टार मार्क कर दिया मीन्स कि वो पॉइंट इंपॉर्टेंट है, मैम उसके ऊपर एम्फेसाइज कर रहे हैं। तो अभी मुझे कमेंट सेक्शन में टाइप करके बताओ डीएनए के ऊपर कौन सा चार्ज होता है। फिर से पूछ रही हूँ क्वेश्चन, डीएनए के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? अनुच्च रसिया नेगेटिव, परफेक्ट। और कोई? यस, सुरेंद्र पाल नेगेटिव, परफेक्टली फाइन। मीन्स आपने इस लॉजिक को समझा है। तो अब आज के बाद अगर ये कोई क्वेश्चन आपसे पूछे, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, तो आप इस क्वेश्चन को कभी नहीं भूलोगे कि डीएनए के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। अब बात कर रहे थे ना कि डीएनए न्यूक्लियोइड है, नेगेटिवली चार्ज होता है, और हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं पॉजिटिवली चार्ज। बट प्रोकैरियोट्स आर दी सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म जो कि सिंगल सेल वाले होते हैं, जिनमें सिर्फ एक ही सेल होता है, ठीक है, यूनिसेलुलर। तो बड़े सिंपल होते हैं, इनकी लाइफ प्रोसेसेस भी सिंपल है, और वो एक सेल जो इसमें प्रेजेंट होगा वो कैपेबल एनफ होगा सारी की सारी लाइफ प्रोसेसेस को करने के लिए, ठीक है। तो आज हमने जो थी सेल थ्योरी की डिस्कशन की, मैंने आपको प्रोकैरियोट्स के बेसिक्स बताए, आपको डायग्राम रिवाइज कराई, ठीक है। हमने कुछ प्रोकैरियोट्स के जो है फीचर्स को डिस्कस किया। तो कल की क्लास में हम क्या करेंगे, एक मैंने आपको छोटा सा होमवर्क दिया है, आप इसको नहीं भूलना, फ्लैजिला, पिलाए और सीलिया। कल की क्लास में मैं आपसे इन तीनों टर्म्स के बारे में डिस्कस करूंगी, और कल हम यूकैरियोट्स का ओवरव्यू देखेंगे, एंड देन फर्दर इन आवर अपकमिंग क्लासेस हम सारी के सारी जितनी भी बाहर के एक्सटर्नल फीचर है सेल के और इंटरनल फीचर्स हैं सेल के, जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज है, उन सबको हम आगे फर्दर अपनी आने वाली क्लासेस में डिस्कस करते जाएंगे। आई होप आज की क्लास आपको काफ़ी जो थी बिल्कुल ईजीली आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में आप टाइप कर सकते हैं, सो दैट आपके जो डाउट्स हैं वो नेक्स्ट क्लास में हम क्लियर कर सकते हैं। कोई अगर आपका डाउट है तो आप मुझे जो है पूछ सकते हैं, ठीक है। ये सुरेंद्र, आपका क्वेश्चन मैं समझ नहीं पा रही हूँ मैम, थर्ड होम में क्या है, या आप दोबारा से टाइप करेंगे अपना क्वेश्चन? सुरेंद्र, हेलो, एम आई ऑडिबल? ओके ओके, थर्ड होमवर्क क्या करना है? ओके ओके ओके, दैट्स परफेक्टली फाइन। आपको इन तीनों टर्म्स के बारे में कल मुझसे डिस्कस करना है। फ्लैजिला, मैं रिपीट कर रही हूँ, फ्लैजिला, पिलाए एंड सीलिया, आपको ये तीनों टर्म्स कल मेरे साथ डिस्कस करनी है। बहुत इजी है, मैंने देखा कईयों ने तो कमेंट सेक्शन में टाइप कर भी दिया था। मैं आपको थोड़ा सा हिंट भी दे देती हूँ, क्योंकि आई नो आपका स्केड्यूल बिजी हो सकता है, तो मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ। मूवमेंट एक वर्ड है जो आप, मुझे पता है कल मेरे से ज़रूर डिस्कस करोगे। सेल रिसेप्टर्स एक वर्ड है, जो भी आप ये तीनों टर्म्स पढ़ोगे तो आपके माइंड में ज़रूर आएगा। मूवमेंट, लोकोमोशन, ठीक है। और सेल्स के जो रिसेप्टर्स हैं या दूसरे किसी ऑर्गेनिज्म के जो सेल के ऊपर रिसेप्टर प्रेजेंट होंगे, उनके साथ अटैचमेंट कराने में बड़ा रोल प्ले करेंगे कोई भी। ये जो मैंने आपको ये तीन जो है टर्म्स लिख के दिए, तो आप मुझे कल इनका जो है फंक्शन ज़रूर बताएंगे, ठीक है। सो आई होप आज की क्लास जो थी आप सबको काफ़ी क्लैरिटी हो गई है प्रोकैरियोट सेल की। तो कल की क्लास में मैंने आपको बता ही दिया, हम यूकैरियोट्स का जो है ओवरव्यू पढ़ेंगे, और साथ में हमारी आने वाली जो क्लासेस रहेंगी हम उसमें ऑर्गेनेलिज की डिटेल भी पढ़ते जाएंगे। सो सी यू टुमारो, टिल देन टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।